हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो बेटा आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के बारे में, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है जिसके द्वारा हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करते हैं। तो बेटा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चलिए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होता क्या है। तो देखिए रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, अब यहां पर आप ध्यान दे सकते हैं जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर सीजर को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? तो आप इसे आणविक कैंची भी कह सकते हैं। आणविक कैंची भी कह सकते हैं। और बेटा देखिएगा यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर सीजर है आप इसको एक और नाम दे सकते हैं, वह है बायोलॉजिकल सीजर। यानी कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है और ये बायोलॉजिकल सीजर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि इसको सबसे पहले आइसोलेट किसने किया। तो देखिए इसे आइसोलेट करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है डब्ल्यू आर्बर, और इन्होंने 1962 में यानी कि 1972 में इन्होंने क्या किया था? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया था। फर्स्ट टाइम जो आइसोलेट किया था किन्होंने आइसोलेट किया था? तो डब्ल्यू आर्बर ने किया था। और देखिए कहां से आइसोलेट किया था? तो इन्होंने आइसोलेट किया था बैक्टीरिया से। इन्होंने एक बैक्टीरियम से इसको आइसोलेट किया था। अब इसने क्या किया? बैक्टीरियम से आइसोलेट किया, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा एक बात जानिए। अब ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के डिस्कवरी के लिए या आइसोलेट करने के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। और कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो 1978 ईस्वी में इनको दिया गया नोबेल प्राइज। क्या दिया गया? तो इन्हें दिया गया नोबेल प्राइज, ठीक है। अब किसे किसे दिया गया? तो आर्बर के साथ साथ दो वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था आर्बर, स्मिथ और नाथन, यानी कि तीन वैज्ञानिकों को 1978 ईस्वी में पुरस्कृत किया गया। वो भी किससे? नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया था, ठीक है। अब देखिए अब इन्होंने जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को क्या आइसोलेट किया था वो कैसे कार्य किया? तो देखिए इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने डीएनए के जो ड्यूप्लेक्स हैं, ड्यूप्लेक्स देखिएगा, ड्यूप्लेक्स का मतलब जो डीएनए होता है डबल हेलिक्स होता है। ड्यूप्लेक्स को स्पेसिफिक सीक्वेंस पर काटा, स्पेसिफिक सीक्वेंस पर काटा। यानी कि उन्होंने इस एंजाइम का प्रयोग किया और एंजाइम का प्रयोग करके डीएनए के जो ड्यूप्लेक्स है, डीएनए के जो हेलिक्स है उसके स्पेसिफिक सीक्वेंस पर काटा। अब समझिए यहां पे एज एग्जांपल हम यहां पे ध्यान देते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखते हैं तो एक हम लोग क्या करते हैं, एंजाइम लेते हैं जिसका नाम है इको R1। अब देखिएगा ये जो इको R1 है इसको आइसोलेट किया गया है एक बैक्टीरिया से, ठीक है, जिसका नाम है ई कोलाई। ये जो इको R1 है एक बैक्टीरिया से क्या किया गया? इसको आइसोलेट किया गया है जिसका नाम है ई कोलाई। अब देखिए ये जो इको R1 है वो करता क्या है? तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस को काटता है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस को काटता है, यानी कि यह पैलिंड्रोम सीक्वेंस को पहचानता है, सीक्वेंस को पहचानता है और काटता है, ठीक है जी, पहचानता है और काटता है। हाँ जी। अब एक बात जो है सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अलग अलग रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के लिए अलग अलग रिकॉग्निशन साइट होते हैं, यानी कि
अलग अलग उनके काटने के स्थल होते हैं, जिसको पहचान करके क्या करते हैं, ये काटते हैं। ठीक है, तो ये जो इको R1 है, इसके लिए जो रिकॉग्निशन यानी जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो क्या है, तो देखिएगा इसके लिए जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वह है GAATTC। ठीक है, GAATTC। अब देखिए, तो बेटा समझिए, जो इको R1 है ये किसको काटेगा, तो इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को काटेगा, जो है GATTC। अब यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि देखिएगा कि इको R1 हमेशा G और A के बीच में काटता है, बीच में काटता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं, क्या समझना है। देखिए, तो इन्होंने जो इको, जैसे कि इको R1 है, ये बैक्टीरिया इकोलाइसिस को आइसोलेट किया गया है और ये क्या करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानता है और उससे काटता है। इसके लिए जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वह है GAATTC, और हाँ ये हमेशा क्या करता है, जो इको R1 होता है हमेशा G और A के बीच में काटता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है, देखिए समझिए, यहां पे काट रहा है, किसके बीच में काटेगा, तो ये काटेगा ये G और A के बीच में काट रहा है। तो यहां पे ये जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज हैं यह कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज रिकॉम्बिनेंट डीएनए में भाग लेता है, उसको हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके प्रकार। अब देखिए, जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं इसके, 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। देखिए, टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। यानी कि बेटा देखिए, यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है इसके 3 टाइप होते हैं। एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2 और एक होता है टाइप 3। अब देखिए, ये जो तीनों टाइप है ना, इसमें से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन भाग लेता है, तो समझिए, इसमें से ये जो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है यही क्या करता है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भाग लेता है। ठीक है, अब फिर यहां पे बात आती है, ठीक है, कि जो टाइप 2 है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भाग लेता है, लेकिन ये दोनों भाग क्यों नहीं लेते हैं, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप 1 डिस्कस करेंगे, फिर टाइप 2 डिस्कस करेंगे, फिर टाइप 3 को डिस्कस करेंगे। तो बेटा चलिए हम लोग जानते हैं टाइप 1 के बारे में। टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए, यहां पर जो टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है उसमें 3 सब यूनिट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें 3 सब यूनिट होते हैं।
3 सब यूनिट होते हैं। कितने होते हैं बेटा? तो इसमें 3 सब यूनिट होते हैं। अब देखिएगा, समझिएगा बात को। अब यहां पर रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना। तो यहां पे ये जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, इसको रेस्ट्रिक्शन उत्पन्न करने के लिए क्या क्या चाहिए वो रिक्वायरमेंट देखते हैं, यानी कि रिक्वायरमेंट फॉर रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन के लिए रिक्वायरमेंट मतलब कि देखिए, किसी बैक्टीरिया के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन कैसे पैदा करेगा, उसके अंदर क्या क्या होने चाहिए, इस बात को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, रेस्ट्रिक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, तो इसको चाहिए एटीपी, यानी कि इसे एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। फिर यहाँ पे चाहिए मैग्नीशियम प्लस प्लस, यानी कि Mg2+, और इसे चाहिए एस एडिनोसाइल मैथियोनिन। ठीक है, बात को जानिए। जो टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है उसमें 3 सब यूनिट होते हैं, और इसे रेस्ट्रिक्शन पैदा करने के लिए एटीपी, Mg+2 और एस एडिनोसाइल मैथियोनिन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में भाग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो टेक्नोलॉजी होता है उसमें भाग क्यों नहीं लेता है, तो समझिए क्या करता है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है, यह डीएनए के जो स्पेसिफिक साइट है उसको पहचानता है लेकिन उसे काटता नहीं है। तो बच्चों देखिए, जब ये स्पेसिफिक साइट को पहचानता है और काटता नहीं है, तो यहां पे इसका कोई फंक्शन हुआ ही नहीं। अब फंक्शन हुआ ही नहीं तो समझिए, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज का प्रयोग हम डीएनए को काटने में करते हैं, बट यहां पे क्या हो रहा है, तो ये काट ही नहीं रहा है। जब काट ही नहीं रहा है तो बिना काम के इसको लेकर के हम करेंगे क्या, तो इसका उपयोग हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है उसमें इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि इसका प्रयोग हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में नहीं करते हैं। इसका यूज आरडीएनए टेक्नोलॉजी में नहीं होता है। ओके जी, तो इसका यूज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में नहीं होता। अब क्या कारण है हम तो बता दिए, क्या होगा जी कारण इसका, कि स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानता है लेकिन उसे काटता नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइप 2 की। टाइप 2, ठीक है, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। अब ये जो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है, ये क्या करता है और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो सुनिएगा। अब ये जो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है, ये क्या होता है, यह सिंपल होता है। क्या होता है बेटा, सिंपल होता है। और हाँ, इसमें तो सब यूनिट जिसको हमने अभी बताया टाइप 2 में कि इसमें 3 सब यूनिट होते हैं, तो इसमें सब यूनिट वाली बात नहीं है, ये सिंपल होता है। और हाँ जी, रेस्ट्रिक्शन उत्पन्न करने के लिए, रेस्ट्रिक्शन के लिए इसे बस एक कंपोनेंट चाहिए। रेस्ट्रिक्शन के लिए एक ही कंपोनेंट चाहिए जो कि है Mg2+, यानी कि मैग्नीशियम आयन ही इसका रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मैग्नीशियम आयन में चाहिए। इसमें क्या है, तो एटीपी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके जी, और हाँ, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानता भी है और इसको काटता भी है। क्या करता है जी, स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानता है
और काटता भी है। ठीक है, तो बेटा देखिए ये स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचाना भी और इसे काटा भी, तो यहाँ पे डीएनए के काटने के लिए ये उपयुक्त है, इसलिए हम इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्रयोग में लाएंगे। तो सिंपल सी बात है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्रयोग किया जाता है, डीएनए के निर्माण में प्रयोग होता है, के निर्माण में यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या कारण है कि ये टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का प्रयोग हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में करते हैं? तो कारण यही है कि यह सीक्वेंस को पहचानता भी है और इसे काटता भी है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा टाइप 3 की भी बात कर लेते हैं। टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कितने जी? तो टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है। अब समझिएगा यहाँ पे क्या खास होती है, तो इसमें क्या होते हैं, दो सब यूनिट होते हैं, इसमें दो सब यूनिट होते हैं। कितने सब यूनिट होते हैं जी? इसमें दो सब यूनिट होते हैं, यानी कि इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल नहीं है। और इसके लिए भी रेस्ट्रिक्शन के लिए क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्शन के लिए क्या चाहिए, तो रेस्ट्रिक्शन उत्पन्न करने के लिए इसे भी चाहिए एटीपी Mg2+ और एस एडेनोसाइल। मेथ्योनिन, इसे भी क्या चाहिए, तो एटीपी चाहिए, Mg2+ यानी आयन भी चाहिए, और ये एस एडेनोसाइल मेथ्योनिन का भी रिक्वायरमेंट रखता है, तब जाकर के रेस्ट्रिक्शन पैदा कर सकता है। बट यहां पर ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस कोई क्या करता है, सीक्वेंस को पहचानता है, ठीक है, लेकिन काटता नहीं है। तो देखिए बेटा, ये जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जिसको हम रेस्ट्रिक्शन टाइप 3 कह रहे हैं, यह सीक्वेंस को तो पहचानता है, इजीली पहचान लेता है कि कौन सा रेस्ट्रिक्शन साइट है, बट उसको काटता नहीं है। जब काटता नहीं है तो सिंपल सी बात है, इसका प्रयोग, इसका यूज आरडीएनए टेक्नोलॉजी में नहीं होता है, नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में नहीं किया जाता। बहुत ही सिंपल है। उम्मीदता रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या है, तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, बायोलॉजिकल सीजर भी कहते हैं, और इसे R1 ने आइसोलेट किया था, और यह डीएनए को काटने का काम करता है। ऑलरेडी जब हमने क्लीविंग एंजाइम पढ़ा था तो वहां पे हमने आपको बताया था। अब रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कैसे वर्क किया, कैसे काटा, किस सीक्वेंस को काटा, ऑलरेडी हमने इको आयरन के एग्जांपल लेकर के बताया। यहाँ पे हमने टाइप देखा कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है टाइप 1, दूसरा होता है टाइप 2 और तीसरा होता है टाइप 3। अब तीनों टाइप में से जो टाइप 2 है, इसी का प्रयोग हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में करते हैं। अब क्यों करते हैं, इसका भी रीजन था कि यह सीक्वेंस को पहचानता है और उसको काटता है। और हाँ जी, ये रेस्ट्रिक्शन पैदा करने के लिए इसे एटीपी की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ये एस एडेनोसाइल मेथ्योनिन का रिक्वायरमेंट रखता है। बस इसे मैग्नीशियम आयन मिल जाना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन पैदा कर देगा। और हाँ जी, ये
पहचानेगा भी और काटेगा भी, इसलिए इसका यूज हमने, यानी जो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, इसका यूज हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किया था। तो बच्चों देखिए, अब हम बात करते हैं जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है इसके नामकरण का, यानी कि किस प्रकार से हम लोग रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का नामकरण करेंगे। तो देखिए नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। अब देखिएगा, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का नामकरण करने के लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स पहला है कि देखिए, अब यहाँ पे जो है एक नंबर में सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हम एंजाइम आइसोलेट कर रहे हैं वो बैक्टीरिया कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले बैक्टीरिया का नाम देखेंगे हम लोग, बैक्टीरिया का नाम देखेंगे। बैक्टीरिया का नाम देखेंगे, ठीक है, देखेंगे बस, लिखना नहीं, आप देख लीजिएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है। ओके, अब देखिए बैक्टीरिया का नाम देखेंगे, क्लियर है। ओके, अब देखिए, अब यहां पर सबसे पहले जो बात जाननी है वो यही है कि ये जो बैक्टीरिया है उसके हम लोग जीनस का लेंगे, यानी कि जीनस का फर्स्ट लेटर, जीनस का फर्स्ट लेटर। अब यहां पर समझिए, ये जो ई है ना, ये जीनस का फर्स्ट लेटर है, और ध्यान दीजिएगा जो फर्स्ट लेटर होगा क्या होगा, ये होगा कैपिटल में। क्या होगा जी, कैपिटल में होगा। अब रहा यहां पे, अब जो इसकी स्पीसीज है, जैसे कि यहां पे हमने लिखा हुआ है CO, CO, यानी कि यहां पे क्या है, ये है इसका स्पीसीज, स्पीसीज का 2 लीटर, स्पीसीज का क्या करेंगे हम लोग, 2 लीटर लेंगे, और ये जो स्पीसीज का लेटर होगा किस में होगा, तो ये होगा स्मॉल में। ओके जी, ये जीनस और ये जो स्पीसीज हैं दोनों होंगे इटैलिक में, हम लोग जानेंगे। अब यहां पर जो नंबर 3 है ये है एस्ट्रेन, ठीक है, एस्ट्रेन का फर्स्ट लेटर, एस्ट्रेन का फर्स्ट लेटर। अब ये एस्ट्रेन क्या है तो समझिए, देखिए बैक्टीरिया तो बहुत प्रकार के होते हैं, तो इनका जो प्रकार होता है अलग अलग होता है, एक ही बैक्टीरिया के अलग अलग सिस्टम होते हैं। जैसे कि आप देख रहे थे ना, जब कोरोना आया है तो उसमें देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन है, डेल्टा क्रॉन है, सार्क 1 है, ऐसे करके बहुत सारे स्ट्रेन है, यानी कि ये अलग अलग उसके प्रकार है। तो ठीक उसी प्रकार ये बैक्टीरिया के स्ट्रेन है। तो आर यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये आर स्ट्रेन, ये जो स्ट्रेन है वो आर है। अब देखिए यहां पे हमने लिखा है ये फर्स्ट इको R1। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यह ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है जी, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। अब ये ऑर्डर कहने का मतलब क्या है, ऑर्डर इस बार की जिस बैक्टीरिया को हमने लिया है उस बैक्टीरिया से ये कौन सा कितने नंबर वाला एंजाइम है, तो ये पहला एंजाइम है। ओके, अब यहां पर ये जो इको R1 है ये किससे लिया गया है, तो देखिए यहां पर समझिए, एक बैक्टीरिया का नाम है ठीक है, जिसका नाम है एस्चुरिकिया कोलाई, एस्चुरिकिया कोलाई RY30, ठीक है। अब देखिए समझिए, यहां पर ये क्या है, ये इसके जीनस का नाम है, ये इसके स्पीसीज का नाम है, और ये इसका स्ट्रेन है। तो जीनस का जो हमने बताया है, तो हमने क्या लिया है, तो इसके जीनस का ये फर्स्ट लेटर ले लिया है। अब जो कोलाई है तो CO ले लिया है, इसके स्पीसीज का 2 लेटर ले लिया है, और यहाँ पे R है, इसके स्ट्रेन का पहला फर्स्ट लेटर ले लिया हमने, और ये जो 30 है ये नहीं है, तो ये हमने एक ऑर्डर ले लिया है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं कि किसी भी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का आप नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नियम क्या क्या है,
तो जीनस का फर्स्ट लेटर लेंगे हम जो कि कैपिटल में होगा, फिर स्पीसीज का 2 लेटर लेंगे जो कि स्मॉल में होगा, और हाँ फिर लेंगे हम लोग जो इसका स्ट्रेन है उसका पहला लेटर लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे तो यहाँ पे इसके ऑर्डर की बात करेंगे। ठीक है, तो ये इसका हमने नामकरण किया। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है उसके नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, कौन कौन से बातें हमको पता होनी चाहिए। चलिए जी, अब यहां पर समझिए, यहां पे एक एंजाइम है जिसका नाम है HindII। देखिएगा ये है HindD2 यानी कि HindII। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है इसको निकाला किससे गया है तो देखिए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से निकाला गया है, और हाँ ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है जिसको सबसे पहले निकाला गया था। ठीक है, चलिए जी याद रखिएगा। अब यहां पर रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस दिए गए हैं, और ये देखिएगा अब रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, इसके स्रोत कौन से हैं और ये किस रिकॉग्निशन साइट को काटता है। जैसे कि हमने इको R1 को देखा था कि वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस GAATTC को काट रहा था, G और A के बीच में, तो ठीक उसी प्रकार ये जो एंजाइम्स है कौन कौन से सीक्वेंस को काटेंगे वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ALU1 की तो देखिएगा ALU1 होता है वो होता है एर्थ्रोवेक्टर ल्यूटियस, एर्थ्रोवेक्टर ल्यूटियस से इसको निकाला गया था। और हाँ जी ये क्या करता है, ये C और G के बीच में काटता है, देख सकते हैं यहाँ पे ये C और G के बीच में काटता है। यहाँ पे समझिएगा अब ये जो ALU1 है एर्थ्रोवेक्टर ल्यूटियस से होता है और ये G और C के बीच में काटता है, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं तो जो एंड मिलेगा वो ब्लंट मिलेगा। ठीक है, ठीक वैसे ही ये बाम हाई है, बैसिलस एमाइलो लिक्विफेशियंस H है जो कि क्या करता है G और G के बीच में काटता है, इससे एस्टिकीन बनेगा। ठीक उसी प्रकार इको R1 हमने दिखाया भी था कि यह G और A के बीच में काटता है और इसका जो सीक्वेंस होता है वो होता है GAATTC, और इससे जो इंड बनेंगे वो एस्टिकीन बनेंगे। वैसे ही इको R2 है, HIND3 है, HIND3 है और ये HIND2 है। फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था ऑलरेडी हमने बताया था। आप इसे क्या कर सकते हैं नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा जैसे कि साल1 है, एस्काई1 है, एस्मा1 है, एस्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस से मिलता है, एस्ट्रेप्टोमाइसिस कैस्पिटस से, सेरासिया मार्सेन से, ये है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के सोर्स जो कि क्या करता है ये GT के बीच में काटता है, और ये देखिएगा ये T और T के बने कि इस देखिएगा एस्टिकीन बनेगा, ब्लंटिन बनेगा, ब्लंटिन बनेगा। तो आप इसे भी क्या कर सकते हैं नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है, ओके। चलिए अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है ये इसका फंक्शनिंग क्या होता है, कैसे वर्क करता है, तो इसके वर्क के बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो समझिए जैसे कि बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया का ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है। डिफेंस समझिए अब यहां पर ये जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है वो बैक्टीरिया के डिफेंस मैकेनिज्म में भाग लेता है। अब एक बात जानिए, जो बैक्टीरिया क्या करते हैं दूसरों को संक्रमित करता है, लेकिन इसको भी संक्रमित करने वाले हैं। जैसे मान लेते बैक्टीरियोफेज, एक वायरस है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज है तो बैक्टीरियोफेज क्या करता है, इससे जुड़ जाता है और जुड़ करके अपने जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर डाल देता है, और जब इसके अंदर डाल देता है तो उसका जेनेटिक मटेरियल अंदर जाकर के अपने कॉपी तैयार कर लेता है, जिससे बहुत सारे क्या होते हैं वायरस बन जाते हैं
और वायरस जैसे बन जाता है, ये जो बैक्टीरियल सेल है वो रप्चर हो जाता है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस प्रक्रिया से बचने के लिए इसमें खुद का अपना डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। देखिए बैक्टीरिया का डिफेंस मैकेनिज्म में भाग लेता है और इसे हम रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। तो बच्चों समझिए, जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है वो बैक्टीरिया का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, या इसमें डिफेंस मैकेनिज्म में भाग लेता है, और बैक्टीरिया के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम होता है उसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है, तो देखिएगा, इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है कि ये करता क्या है कि उसको काट देता है। किसको काटेगा, तो समझिए, जैसे अगर ये बैक्टीरियोफेज गया तो उसमें उसके जो डीएनए होता है, हाँ जी ध्यान दीजिएगा, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियोफेज है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वो डीएनए होता है, ठीक है। तो ये इसके डीएनए को पहचानेगा और उसको काट देगा। जब काट देगा तो होगा यही कि अब ग्रो नहीं कर पाएगा, और जब ग्रो नहीं कर पाएगा तो जो बैक्टीरिया है वो संक्रमण से बच जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है वो बैक्टीरिया का डिफेंस सिस्टम होता है। क्लियर है? चलिए, तो इस वीडियो में हमने रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को देखा था, अब रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के टाइप को देखा, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है और इसके फंक्शन किस में होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसको क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्यारे से टॉपिक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।